हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की क्लास आपकी एनसीईआरटी से रिलेटेड है। आज की क्लास में हम क्लास 8 के एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं एक्चुअली, और क्लास 8 के एनसीईआरटी में आज हमारा चैप्टर नंबर 4 रहेगा एग्रीकल्चर यानी कृषि। तो आज हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला पैराग्राफ हम स्किप करते हैं क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है हमारे काम का। सेकंड चलते हैं। पौधों से परिष्कृत उत्पाद तक के रूपांतरण में 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं सम्मिलित हैं। अगर पौधों से बात करें, आपके पौधों से जितने भी उत्पाद वगैरह तैयार होते हैं तो उसमें 3 प्रकार की आर्थिक क्रियाएं होती है। कौन कौन सी? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। ठीक है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्रियाएं। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है कौन सी क्रिया में, और एग्जाम में भी इनसे क्वेश्चन आता है। इनको व्यवसाय भी कह देते हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय या तृतीयक व्यवसाय के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। तो सबसे पहले आता है भाई प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया यानी ये लगा लो जिस क्रिया में मनुष्य नेचर से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जितना भी यूज़ होगा उन सभी क्रियाओं को शामिल किया जाएगा जिनका संबंध किससे होगा? प्रकृति से होगा, यानी प्राकृतिक संसाधनों के उत्पादन से, निष्कर्षण से होगा कि किस प्रकार आप प्राकृतिक चीज़ों का यूज़ करोगे, कैसे उनसे आप मुनाफा कमाओगे। तो ये सीधा होता है प्राथमिक व्यवसाय। तो एग्रीकल्चर भी हमारा वही है। कृषि, मत्स्यन यानी मछली पालना, संग्रहण यानी चीज़ों को इकट्ठा करना, ये सारे के सारे आपके प्राथमिक क्रियाओं के ही एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता है द्वितीयक क्रियाएं यानी सेकंड, संसाधनों के प्रसंस्करण से संबंधित है। सिंपल है, जो हमारे पास प्राथमिक क्रियाओं द्वारा जो चीज़ें हमें प्राप्त हुई उन चीज़ों को कैसे उनका ये लगा लो कि उनको निर्मित करके जब हम उन पे अपना कुछ काम करते हैं वो उनसे कुछ और बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल आप इधर देख सकते हो, जैसे डबल रोटी बनाना। आपने गेहूँ उगाया, प्राथमिक व्यवसाय, ठीक है, और गेहूँ से आटा पिसवा के फिर डबल रोटियाँ बनाई तो वो आपका द्वितीयक व्यवसाय होगा। गेहूँ उगाना प्राथमिक व्यवसाय और डबल रोटी पकाना द्वितीयक व्यवसाय या क्रिया। तो इसी तरीके से आपका इस्पात विनिर्माण, देखो भाई आप खदानों से लोहा मिलता है, यो लोहा अयस्क मिलता है, इस्पात मिलता है, और जब बड़ी बड़ी मशीनों में इसका यूज़ करके विनिर्माण किया जाता है, फैक्ट्रीज़ में इसका यूज़ करके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बनाए जाते हैं, तो ये आपका इस्पात विनिर्माण, ये भी आपका सेकेंडरी में ही आएगा। थर्ड आता है कपड़ा बुनना। ये तीनों की तीनों चीज़ें, देखो एक तरीका आपने भाई कपास उगा के आपको प्राप्त हुई, उससे सूती कपड़ा बना। तो जब वो कपास से सूती कपड़ा बनाना तो ये क्या हुआ? ये आपका द्वितीयक व्यवसाय हुआ। समझ गए? प्राथमिक और द्वितीयक। प्राथमिक में आपको नेचुरल रूप से चीज़ें मिलेंगी, आप प्रकृति से रिलेटेड हो गई। सेकेंडरी में आप किसी उद्योग के द्वारा या घर पर किसी छोटी या बड़ी मशीनरी के द्वारा उससे अन्य उत्पाद जब प्राप्त करते हो तो वो होगा आपका सेकेंडरी। नेक्स्ट आता है तृतीयक क्रियाएँ यानी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों को सेवा कार्यों द्वारा सहयोग प्रदान करती हैं। आपने देखो एग्रीकल्चर कर ली, आपने उससे कुछ नया बनाया, उसके लिए आपको क्या चाहिए? आपके लिए मजदूर भी तो चाहिए। तो उस चीज़ के लिए तो तृतीयक व्यवसाय में अगर हम देखें तो ये दोनों को सेवा कार्यों द्वारा, यानी ये लगा लो भाई मजदूर भी तो चाहिए। आप फैक्ट्रीज में आप मान लो सूती कपड़ा बना रहे हो, ठीक है, कपास से, तो सूती कपड़े बनाने के लिए हमें मशीन को चलाने के लिए व्यक्ति भी तो चाहिए, लोग भी तो चाहिए। तो वो जो अपनी जॉब करेंगे, जो नौकरी करेंगे, या जो जिसे यहाँ पे लिखा हुआ सेवा कार्यों द्वारा जो सहयोग प्रदान करते हैं, वो उनके द्वारा की गई क्रियाओं को ही कहते हैं तृतीयक क्रियाएँ। तो तृतीयक क्रियाओं में आपका यातायात यानी ट्रांसपोर्ट आ जाता है, व्यापार आ जाता है, बैंकिंग आ जाती है, बीमा, विज्ञापन, ये सारे के सारे आपके टेरिटरी व्यवसाय से ही रिलेटेड है, तृतीयक क्रियाओं के ही एग्जाम्पल है। तो आपको एक तो एग्जाम्पल पता होना चाहिए कौन सा प्राथमिक में, कौन सा द्वितीयक में, कौन सा तृतीयक में। नेक्स्ट आता है हमारा एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या है? आप सबको पता है खेती बाड़ी क्या होती है। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है, यानी एक प्राइमरी है ये सेक्शन, प्राथमिक क्रिया है। फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुओं को पालना यानी पशुपालन, ये सब कुछ आपका एग्रीकल्चर में ही शामिल होता है। विश्व में 50% लोग कृषि पर संबंधित क्रियाओं में संलग्न है, यानी वर्ल्ड के 50% लोग ऐसे हैं जो सीधे तौर पर एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और उसी से अपना जीवन जीते हैं।
भारत की बात करें तो भाई भारत की 2/3 जनसंख्या अभी भी कृषि पर ही निर्भर है, जो कि खेतीबाड़ी से ही अपना गुजारा करती है। अनुकूल सतलाकृति मृदा जलवायु कृषि क्रियाकलाप के लिए अनिवार्य है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं कृषिगत भूमि कहलाती है। ठीक है, कैसी भूमि कहलाती है? कृषिगत भूमि कहलाती है, जहाँ पर हम खेतीबाड़ी करते हैं, फसलों को उगाते हैं, गेहूँ चावल। आप मैप में देख सकते हो कि कृषि क्रियाकलाप विश्व के उन सभी प्रदेशों में संकेंद्रित है जहां फसल उगाने के लिए उपयुक्त कारक विद्यमान है। सिंपल सी बात है, खेतीबाड़ी आप कहाँ करोगे? मान लो एक एरिया जिस पर बर्फ़ पड़ती है, माइनस में टेम्परेचर है, तो यहाँ पर आप खेतीबाड़ी नहीं कर पाओगे। एक एरिया है जहाँ पर आपकी वर्षा ठीक ठाक होती है, बढ़िया होती है, आपका टेम्परेचर ठीक ठाक है, तो ये एरिया आपका परफेक्ट एग्रीकल्चर के लिए। तो जिस एरिया में जितनी पर्यावरणीय दशाएं हमारी अच्छी होंगी तो उन्हीं एरियाज़ में तो हम खेतीबाड़ी कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लो भाई, एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से आया? एग्रीकल्चर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के अगर या एग्री, जिसका अर्थ होता है मृदा, यानी एग्री का अर्थ होता है मृदा, और कल्चर का अर्थ होता है कृषि करनी। तो एग्रीकल्चर क्या हुआ? मृदा में कृषि करनी। तो कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे एग्रीकल्चर का क्या अर्थ है? मिट्टी में या मृदा में कृषि करनी। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो यहाँ पर आपको मानचित्र दिखाया गया है, कृषिगत भूमि का विश्व वितरण दिखाया गया है। तो आप कैसे समझोगे? जो आपको ये ग्रीन एरिया, देखो इंडेक्स में देखो, कृषिगत भूमि को ग्रीन एरिया के द्वारा दिखाया गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा एरिया, यहाँ का एरिया हल्का सा, ठीक है, ये आपका यूरोप का एरिया, और यहाँ ये आपके थोड़े थोड़े बीच में अफ्रीका के अंदर, और भारत का तो लगभग सारा ही है, ठीक है, थार मरुस्थल छोड़ के, हिमालय पर्वत छोड़कर, और ये आपके चाइना का कुछ पार्ट, ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट, ये साउथ अफ्रीका का पार्ट। तो ये जो ग्रीन एरिया दिख रहा है ना आपको वर्ल्ड के मैप में, यहाँ सभी पर ही एग्रीकल्चर की जाती है, कृषि की जाती है। टेम्परेचर के अनुसार, पर्यावरणीय दशाओं के अनुसार हर एरिया में अलग अलग टाइप की कृषि की जाती है। तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार देखे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करना इसको। सबसे पहले एग्रीकल्चर, कृषि क्या होता है? तो एग्रीकल्चर हम किसे कहते हैं? भूमि को, मिट्टी की जुताई करना, फसलों को उगाना, पशुओं को पालना, और या पशुपालन का जो विज्ञान है, जो कला है, इसको ही कहते हैं एग्रीकल्चर। ठीक है, यानी कृषि क्या हुआ? मिट्टी को जोतना, आपने देखा भी होगा, पहले किसान हल जोतता है, फिर उस पर बीज डालता है, फसलों को उगाता है, पानी डालता है, सिंचाई करता है। तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारी जो कला है, इसी को ही कहते हैं एग्रीकल्चर। इसे खेतीबाड़ी भी कहते हैं, खेती भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर इस रेशम उत्पादन से संबंधित है। रेशम के कीड़े होते हैं, उन कीड़ों को पालना पड़ता है, और उन कीड़ों से ही रेशम को प्राप्त किया जाता है। तो रेशम के कीटों का वाणिज्यिक पालन यानी व्यापार की दृष्टि से पालन। आप उनको पाल रहे हो किस दृष्टि से? घर में रखने के लिए दृष्टि से थोड़ी ना, व्यापार करना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो वाणिज्यिक पालन। यह कृषक की आय में पूरक सकता है, यानी किसान की आमदनी को ये साइड बिजनेस लगा सकते हो आप। किसान का थोड़ा सा टाइम बचा तो कीड़ों को पाल रहा है, तो साइड बिजनेस लगा सकते हो, थोड़ा पैसा आ जाएगा किसान के पास। तो सेरीकल्चर आपको याद रखना किससे संबंधित है? रेशम उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है पीसी कल्चर। ये आप सबका हद से ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। पीसी कल्चर ये आपका मछली पालने से संबंधित है। इसे मत्स्य पालन भी कहते हैं। विशेष रूप से जो तालाब बनाए जाते हैं, छोटे छोटे पोखर बनाए जाते हैं, और उनमें पानी भरकर मछलियों को पाला जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं पीसी कल्चर, जो कि मत्स्य पालन से संबंधित है। नेक्स्ट आता है विटीकल्चर इज द्राक्षा कृषि, यानी अंगूरों की खेती से संबंधित होता है। अंगूरों की बेल को उगाना, बढ़ाना, उसका ध्यान रखना, अंगूरों को पकाना, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं। तो विटीकल्चर आपका अंगूरों से संबंधित है, अंगूरों की खेती से संबंधित है। नेक्स्ट आता है हॉर्टिकल्चर, उद्यान कृषि यानी इसमें सब्जी भी आएगी, फूल भी आएंगे और फल भी आएंगे। व्यापार की दृष्टि से या वाणिज्यिक दृष्टि से, व्यापार करने के उद्देश्य से जब आप सब्जियां उगा रहे हो, फूल उगा रहे हो, फल उगा रहे हो, तो ये जो प्रोसेस रहेगा इन सब चीज़ों को उगाने का, उसे ही कहते हैं हॉर्टिकल्चर।
तो समझ गए ना आप, ये पांचों एग्रीकल्चर, तो यू नो डैट एग्रीकल्चर यानी कृषि, सेरीकल्चर इज रेशम उत्पादन से संबंधित, पीसीकल्चर मछली पालन से, विटीकल्चर द्राक्षा कृषि या अंगूरों की खेती से, हॉर्टिकल्चर आपका उद्यान कृषि से। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कृषि तंत्र। क्या होता है कृषि तंत्र? तो जब आपका खेती बाड़ी है, कृषि है, या खेती को एक तंत्र के रूप में देखा जाता है, एक जाल के रूप में देखा जाता है, जिसमें हम क्या क्या करते हैं, हम बीज लाते हैं, उर्वरक लाते हैं, मशीनरी यूज़ होती है, मजदूर यूज़ होते हैं, किसान यूज़ होता है, उसके बाद हम जुताई करते हैं। ठीक है, किसकी हम जुताई करेंगे, फिर से आपने ज़मीन को जोत दिया, यानी आपने उसमें हल चला के या हैरो कल्टीवेटर का यूज़ करके उसको जोत लिया, फिर उसकी निराई की, सिंचाई की, पानी से सिंचाई की, फिर उसकी निराई की यानी कटाई वगैरह हो गई, फिर कटाई से आपने बीज निकाले, उसको बेचा बाज़ार में। तो ये सारी चीज़ें आती हैं आपके एग्रीकल्चर में, और ये पूरा का पूरा क्या कहलाता है, एक तंत्र कहलाता है। तो कृषि तंत्र में आपकी ये सारी चीज़ों को शामिल किया जाएगा, फसल को बोने से लेकर फसल के काटने से लेकर उसको प्राप्त करने तक। इस तंत्र के निर्गतों के अंतर्गत आपकी फसल आ जाएगी, ऊन, डेयरी और कुक्कुट उत्पादन आते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो शॉर्ट बिजनेस भी होते हैं किसान का एग्रीकल्चर के अतिरिक्त। नेक्स्ट आता है कृषि के प्रकार यानी टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। विश्व में कृषि विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। भौगोलिक दशाओं, उत्पाद की मांग, श्रम और प्रौद्योगिकी के स्तर के आधार पर कृषि दो मुख्यतः प्रकारों में बांटी जाती है। यानी आपका पर्यावरण कैसा है, किस एरिया में किस चीज़ की डिमांड है, कैसे मजदूर हैं, कैसी टेक्नोलॉजी है, इन सब आधारों पर एग्रीकल्चर के 2 टाइप होते हैं। एक होता है निर्वाह कृषि और दूसरा होता है वाणिज्यिक कृषि। तो दोनों को ही हम पढ़ेंगे, दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी यहाँ से क्वेश्चन आती हैं। तो सबसे पहले आती है भाई आपकी निर्वाह कृषि। इस प्रकार की जो कृषि होती है, जो किसान अपने परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करता है। पारंपरिक तौर पर कम उपज प्राप्त करने के लिए यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, जो मजदूर यूज़ होते हैं, वो भी लो लेवल के होते हैं, घटिया किस्म के। निर्वाह कृषि को पुण्य 2 भागों में डिवाइड किया जाता है आगे, गहन निर्वाह और आदिम निर्वाह कृषि। तो शॉर्ट फॉर्म में अगर समझना चाहते हो निर्वाह कृषि को, किसान है, उसके पास एक लैंड का पार्ट है, तो वो केवल उतना ही अनाज उगाता है जितना उसके परिवार वाले पूरा साल खा सके। ठीक है, तो यानी अपने परिवार के निर्वाह के लिए जो एग्रीकल्चर की जाती है उसे कहते हैं निर्वाह कृषि। नेक्स्ट आती है गहन निर्वाह कृषि। इसमें क्या होगा, किसान एक छोटे से लैंड के पार्ट पर आपकी अपने साधारण औजारों से और अधिक श्रम से यानी अधिक मजदूरी से खेती करता है। अधिक धूप वाले दिनों से युक्त जो जलवायु है और उवर मर्दा वाले खेत में किसान एक साल में 1 से अधिक फसलें उगा लेता है। और चावल यहाँ की मुख्य फसल होती है गहन निर्वाह कृषि की, क्योंकि चावल लोग ज़्यादा खाते हैं। अन्य फसलों में गेहूं बो लिया, मक्का बो लिया, दलहन, तिलहन। तो देखो फसलें भी वही सारी बोता है किसान जो उसके घर में यूज़ होती है अधिकतर। ठीक है, जैसे चावल है, गेहूं है, मक्का है, दलहन है यानी दालें, तिलहन है यानी तेल जिनसे निकाला जाता है, जैसे सरसों का तेल, तिल का तेल, इस तरह की फसलें। गहन निर्वाह कृषि दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के अधिक जनसंख्या वाले जो मानसूनी एरियाज़ हैं वहाँ पर गहन निर्वाह कृषि की जाती है। तो आपको याद रखना है गहन निर्वाह कृषि क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ पर की जाती है, और मानसूनी एरियाज़ में होती है ये दक्षिणी पूर्वी और पूर्वी एशिया के अंदर। नेक्स्ट आती है आदम निर्वाह कृषि। इसमें स्थानांतरित कृषि और चलवासी पशुचारण दोनों को शामिल किया जाता है। अभी पढ़ेंगे इसके बारे में डिटेल से। यहाँ पे ऊपर देखो आपको पूरा प्रोसेस एक चित्र के द्वारा दिखाया गया है कि कैसे क्या होता है। भाई जिसने पहले एग्रीकल्चर कभी नहीं देखी तो ये मशीनरी है यानी ट्रैक्टर वगैरह, ये बीज हैं और ये रसायन है यानी कीड़ों को मारने की दवाएं या खरपतवार जैसे जो अलग अलग पेड़ जम जाते हैं उनको ख़त्म करने के लिए। फिर पहले भूमि की जुताई की जाएगी, फिर उसमें बीज बोया जाएगा, बीज को छिड़क कर फिर उसके बाद फसल तैयार हो जाएगी। तो अब ये इसमें पाइप से क्या डाल रहा है, ये रसायन डाल रहा है। ठीक है, यानी कीटनाशी दवाइयाँ डाल रहा है, फिर उसके बाद फसल प्राप्त हो जाती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है एग्रीकल्चर का।
नेक्स्ट इसमें देखो आपको क्या दिखाया गया है। तो इस चित्र में अगर हम देखें तो इसमें भाई सूर्य का प्रकाश, वर्षा, तापमान, मिट्टी और ढाल, ये सारे आपके नेचुरल चीज़ें हैं। तो किसान क्या करता है, किसान रसायन का यूज़ करेगा, मशीनरी का यूज़ करेगा, अपनी मजदूरी श्रम यूज़ करेगा, मेहनत करेगा, और क्या भंडारण के लिए एक कमरा, जब उसको फसल प्राप्त हो जाएगी तो उसको सुरक्षित रखने के लिए भी ये सारी चीज़ें किसान करता है। तो ये सारी चीज़ें किसान के निवेश को दर्शाती है। तो रसायन के लिए उसको पैसा, मशीनरी खरीदनी है, श्रम है, भंडारण है, इन सब चीज़ों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक जैविक कृषि के बारे में सुन लो, जिसे आजकल आप ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर कहते हो, ये वही जैविक कृषि है। इस प्रकार की कृषि में रासायनिक खाद, जो रसायन अलग अलग यूज़ होते हैं, जो दवाइयाँ यूज़ होती हैं, जो आपके जैसे DAP जिसे हम बोलते हैं, यूरिया हम बोलते हैं, तो इस तरह के जो रासायनिक खाद होते हैं, इनकी जगह पर जैविक खादों का यूज़ किया जाता है और प्राकृतिक पीड़कनाशकों का यहाँ पर यूज़ किया जाता है। फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई आनुवांशिक रूपांतरण यहाँ पर नहीं किया जाता, यानी बिल्कुल नेचुरल तौर पर फसलों को उगाया जाता है। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में किसी तरीके के कोई केमिकल यूज़ नहीं होंगे और कोई भी आपकी रासायनिक खाद को इसमें यूज़ नहीं किया जाता। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि क्या होती है आपकी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। नेक्स्ट आता है हमारा स्थानांतरित कृषि, क्योंकि हम आदिम निर्वाह कृषि पढ़ रहे थे लास्ट अभी, और आदिम निर्वाह कृषि में 2 टाइप का एग्रीकल्चर आता है आपका, एक स्थानांतरित कृषि, एक चलवासी पशुचारण। तो उन्हीं दोनों को एक स्थानांतरित कृषि, एक वाणिज्यिक कृषि। तो सबसे पहले चलवासी पशुचारण। तो स्थानांतरित कृषि को पढ़ेंगे, क्या होती है, कैसे होती है भाई। तो अमेजन बेसिन के जो सघन वन एरियाज़ हैं, अमेजन बेसिन कहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका के अंदर अमेजन नदी के आसपास वाला एरिया, उष्ण कटिबंधीय अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया और उत्तर पूर्वी जो भारत है, यानी भारत के 7 उत्तर पूर्वी जो राज्य हैं, उन सभी भागों में स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। ये भारी वर्षा और वनस्पति के तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र हैं। वृक्षों को काटकर और जलाकर सबसे पहले यहाँ पर क्या किया जाएगा, भूमि को साफ किया जाएगा। फिर जो राख होगी उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं, और इस थोड़ी मिट्टी उपजाऊ हो जाती है राख वगैरह के कण मिलने के बाद, तो मक्का, रतालू, आलू, कसावा जैसी फसलों को यहाँ पर उगा दिया जाता है। मिट्टी की उर्वरता की समाप्ति के बाद वह भूमि फिर ये लोग छोड़ देते हैं, और फिर किसी नई जगह पर जाकर किसान फिर वृक्षों को काट कर लैंड को साफ करेगा। तो ये प्रोसेस ये बार बार करते रहते हैं। इसीलिए स्थानांतरित कृषि को कृंतन या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है, यानी काटो और जलाओ। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कृंतन और दहन के नाम से किस एग्रीकल्चर को जाना जाता है, तो वो स्थानांतरित कृषि को इस नाम से जाना जाता है। एक भाई आपके स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम भी बहुत पूछे जाते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर थोड़ा देख लो। ये चारों तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन चारों से आता ही आता है। ये स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम है अलग अलग एरियाज़ में। उत्तर पूर्वी भारत में, भारत के उत्तर पूर्वी पार्ट में से झूमिंग कृषि के नाम से जाते हैं। अगर आपको ऑप्शन में झूमिंग मिले तो झूमिंग, या तो फिर आपको झूम मिलेगा, तो बोथ आर राइट, झूम मिले, झूमिंग मिले। नेक्स्ट आता है मैक्सिको। मैक्सिको वाला हद से ज़्यादा बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। मैक्सिको में स्थानांतरित कृषि का नाम बताइए, तो मिल्पा के नाम से, मै से मैक्सिको, मै से मिल्पा। ब्राज़ील के अंदर रोका के नाम से जानी जाती है, और मलेशिया में लद्दाख के नाम से जानी जाती है स्थानांतरित कृषि। नेक्स्ट आता है हमारा चलवासी पशुचारण। देखो नाम से ही पता चल रहा है, चलवासी यानी जो चलते रहते हैं, ठीक है ना। तो सहारा जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल के जो सूखे इलाके हैं, और आपका जो मध्य एशिया है, एशिया, मध्य एशिया वाला पार्ट, जिसमें आपका कजाकिस्तान ये वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। और भारत के भी कुछ भाग जैसे राजस्थान, जम्मू कश्मीर में इस तरह की चलवासी पशुचारण प्रचलित है। इसमें क्या होगा, जो इस प्रकार की कृषि में जो पशुपालक हैं, जो पशु को पालने वाले हैं, वो अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि जलवायविक बाधाओं और भूभाग की प्रतिक्रिया स्वरूप पैदा होती हैं। पशुचारक मुख्यतः पशुचारक में यानी क्या क्या पशु पालते हैं, भेड़, ऊँट, मवेशी, याक, बकरियां, गायें, इस तरीके के ये पशु पालते हैं। ये पशु चारकों और उनके परिवार के लिए दूध, मांस, ऊन, खाल और अन्य उत्पाद उपलब्ध कराते हैं। अगर हल्की फुल्की कोई चीज़ बच गई तो फिर इसको बेच देते हैं। तो चलवासी पशुचारण कुछ नहीं है, चारे और पानी की खोज में अपने पशुओं के साथ निकल पड़ते हैं। आपने इस तरीके का, जैसे गाय का झुंड आपने देखा होगा, ठीक है, अगर
अगर भारत के हो तो राजस्थान की ओर से वो बांधे हुए आते हैं ना सिर पर बड़ी बड़ी पगड़ियाँ और बड़े बड़े सींगों वाली गायें, तो वो एक तरीके का आपका चलवासी पशुचारण है। नेक्स्ट आता है वाणिज्यिक कृषि। तो हमने गहन कृषि पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक, जिसका दूसरा नाम आप कह सकते हो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या व्यापारिक कृषि भी आप इसे कह सकते हो। वाणिज्यिक कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में बेचने के योग्य किया जाता है। यानी जो आप फसलों को पैदा कर रहे हो या फिर भैया आप, ठीक है, तो वाणिज्यिक व्यापारिक पशुपालन में आप फसलों को जो पैदा किया जाएगा या पशुओं को जो पाला जाएगा वो बाजार में बेचने के लिए पाला जाता है। इसमें विस्तृत कृषि क्षेत्र और अधिक पूंजी का भी उपयोग किया जाता है। भाई बाजार में बेचनी है तो चीज़ अच्छी होनी चाहिए ना, तो इसके लिए अच्छी खासी पूंजी का यूज़ किया जाएगा। पूरे व्यापारिक तौर पर चीज़ों को बेटर क्वालिटी की प्राप्त करने के लिए अच्छे तरीके से सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है। अधिकांश काम जो होगा वो मशीनों से किया जाता है। किससे? मशीनों से काम होता है, क्योंकि व्यापार की दृष्टि से कई लोग तो 100-100 गाय 100-100 भैंस पालते हैं, या एग्रीकल्चर बड़े 100-100 किलो में एकड़ में एग्रीकल्चर की जाती है बेचने के उद्देश्य से। ठीक है, तो वाणिज्यिक कृषि में वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि, इस सभी प्रकार की एग्रीकल्चर को इसमें शामिल किया जाता है। तो वाणिज्यिक कृषि के अंतर्गत अब हम आगे पढ़ेंगे आपकी वाणिज्यिक अनाज कृषि के बारे में, मिश्रित कृषि के बारे में और रोपण कृषि के बारे में। तो जहाँ से एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि रोपण कृषि का एक एग्जाम्पल दीजिए, रोपण फसलों का एग्जाम्पल दीजिए, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले आता है हमारा वाणिज्यिक अनाज कृषि। वाणिज्यिक अनाज कृषि में फसलें व्यापार के उद्देश्य से उगाई जाती है, वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाई जाती है। गेहूं और मक्का सामान्य रूप से उगाई जाने वाली यहाँ पर फसलें हैं, क्योंकि गेहूं एक ऐसी चीज़ है जिस पर आप साल भर स्टोर कर सकते हो और इसका आटा पिसवा कर आप यूज़ कर सकते हो खाद्यान्न के रूप में, बेचने के उद्देश्य से भी मंडियों में भी भरपूर बेचा जाता है गेहूं। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया की जो शीतोष्ण घास के मैदान हैं वहाँ पर वाणिज्यिक अनाज कृषि के प्रमुख एरियाज हैं। ये क्षेत्र सैकड़ों हेक्टेयर के बड़े बड़े फार्मों से युक्त विरल आबादी वाले हैं। अत्यधिक ठंड वर्धन काल को बाधित करती है और केवल एक ही फसल उगाई जा सकती है। तो समझ रहे हो ना, यहाँ पर देखो मैंने बताया सैकड़ों हेक्टेयर एरियाज में आपकी इस तरह की एग्रीकल्चर होती है, पशुपालन होगा तो भी वो भी बड़े काफ़ी वाइड एरिया में होगा। अत्यधिक ठंड, अगर ज़्यादा ठंड है तो वो वर्धन काल को बाधित करती है, तो ज़्यादा ठंड वाले एरिया में केवल एक ही फसल उगाई जाती है। टेम्परेचर ठीक ठाक है तो फिर फसलें अच्छी खासी प्राप्त हो जाती हैं। तो ये थी आपकी वाणिज्यिक अनाज कृषि। नेक्स्ट आता है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में भूमि का उपयोग भोजन और चारे की फसल उगाने और पशुओं को पालने के लिए किया जाता है। यानी मिश्रित, देखो मिश्रित यानी मिला जुला रूप, यानी आप खेती बाड़ी भी कर रहे हो, पशुओं को भी पाल रहे हो, इस तरीके की दोनों चीज़ें एक साथ। तो यह मुख्यतः आपके यूरोप में, उसके अलावा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में, अर्जेंटीना में, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, दक्षिण अफ्रीका में, तो आई थिंक डेवलप्ड कंट्री में इस तरह की एग्रीकल्चर अधिक की जाती है। तो ये सारे डेवलप्ड कंट्री की एग्जांपल है। यूरोप, पूर्वी यूएसए हो गया, अर्जेंटीना हो गया, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और दक्षिण अफ्रीका हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रोपण कृषि। तो आपने अभी आपको रोपण कृषि पढ़ाएंगे कैसे होती है रोपण कृषि। तो सबसे पहले रोपण कृषि में अगर हम देखें तो भाई रोपण कृषि वाणिज्यिक कृषि का ही एक एग्जाम्पल है, एक प्रकार है। यहाँ पर चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, अब देखो ये जितने भी मैंने फसलों के नाम लिए ये सारे के सारे रोपण कृषि के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि निम्न में से कौन सी रोपण फसल है? चाय, कहवा, काजू, रबड़, केला, कपास, आपको इनमें से एक फसल वहाँ पर जरूर मिलेगी। तो याद रखना है कौन कौन सी फसलें आपकी रोपण कृषि में शामिल होती हैं। रोपण कृषि में बड़े लेवल पर आपकी श्रम चाहिए, यानी मजदूरी और पूंजी की आवश्यकता होती है। जो उत्पाद होते हैं उनका प्रसंस्करण खेतों पर ही और निकट के कारखानों में ही किया जा सकता है। इस प्रकार इस कृषि में परिवहन जाल के विकास की भी अनिवार्यता होती है। रोपण कृषि के जो मुख्य एरियाज हैं वो विश्व के उष्ण कटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं, यानी विश्व के जो गर्म इलाके हैं उन एरियाज में पाए जाते हैं। जैसे मलेशिया में रबड़ है, ब्राज़ील में कहवा है, भारत और श्रीलंका में चाय इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो ये थी हमारी रोपण।
ठीक है भाई। तो यहाँ पर हम अपना हाफ चैप्टर कंप्लीट करते हैं, चैप्टर नंबर 4 क्लास 8 एनसीईआरटी, क्योंकि अभी आपका हाफ चैप्टर रहता है, आधा चैप्टर, जो कि हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आई थिंक आपको यहाँ तक एग्रीकल्चर क्या होता है और कितने प्रकार की एग्रीकल्चर, गहन कृषि, ठीक है, गहन आपकी और वाणिज्यिक, और इनके आगे जाके सब पार्ट सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर कर लेना, तभी मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचेंगे। और इसके साथ साथ जो स्टूडेंट पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स लेना चाहते हैं तो वो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन करें और वहाँ से आप पेड कोर्स ले सकते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरी वीडियो को मैक्सिमम, और अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने एजुकेशन ग्रुप में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।